नेक्स्ट जो हमारे पास इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है कि ऐसा ज्योमेट्री जहाँ पे ईच साइड ईच एंगल आपके पास सेम हो और हर वर्टिसेस पर आइडेंटिकल चार्जेस रखे। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक साइड आपके पास बराबर है और एंगल सारे 60 डिग्री है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक वर्टिसेस पर इक्वल चार्जेस भी रख दिए जाए तो इसको रेगुलर बॉडी बोल देंगे, ठीक है। ऐसे आपके पास स्क्वायर हो सकता है, आपके पास हेक्सागन, पेंटागन, ये सब बॉडीज़। तो जब भी आपके पास ऐसा रेगुलर कोई भी बॉडी दे रखी हो, रेगुलर पॉलीगन कोई भी दे रखा हो, तो आपको उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स पूछ ले तो वो हरदम आपके पास जीरो आंसर आएगा सिमेट्री से। हम इसको सोल्व भी करके देख लेंगे, वरना आप इसको याद ही रखेंगे। जब भी आपके पास रेगुलर बॉडी आ जाए, जैसे कि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर साइड पर ध्यान देना इक्वल चार्जेस होने चाहिए, तो आपके पास सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो एक स्क्वायर है, हर तरफ इक्वल चार्जेस हैं, तो आपके पास सेंटर पर जीरो मिलेगा। रेक्टेंगल में नहीं, रेक्टेंगल आपकी रेगुलर बॉडी नहीं है, एक साइड ए है तो एक बी है, तो वहाँ पर जीरो नहीं मिलेगा। ऑलराइट, जैसे आपके पास हेक्सागन है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसके भी सेंटर पर जीरो मिलेगा अगर सब तरफ चार्जेस बराबर है। आपके पास कोई क्यूब है, तो क्यूब है तो आपके पास उसके भी सेंटर पर आपको जीरो मिलेगा। इसी तरीके से आपके पास पेंटागन भी हो सकता है। पेंटागन पे भी अगर सब तरफ चार्जेस बराबर है, रेगुलर पेंटागन है, तो आपके पास सेंटर पर जीरो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाली है। तो ये सब जीरो मिल रही है, पर अगर ये सोल्व ही करना आ जाए आपका ज़्यादा बड़े मार्क्स में, वैसे तो याद रखना आपको 1 मार्क्स में कंसेप्ट, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसका यूज़ भी करेंगे हम आगे बाकी चीज़ें निकालने के लिए। फिर भी हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहाँ पे आप सेंटर पर जीरो निकालने का जीरो निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये रेगुलर पॉलीगन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है सेंटर पर। तो हम इसको प्रूव भी करने जा रहे हैं, और ये बिल्कुल सिमिलर आपके फिर से कूलम्ब्स लॉ में किए थे हमने। वहाँ का जिसने उधर कर लिए थे वो वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करके देख सकते हैं इधर, और बाद में मिला सकते हैं। तो स्टार्ट कर लें। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको वही इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ऑफ साइड ए, और उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए, चार्जेस क्यू 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 आपके पास रखे हुए हैं, और ये जो सेंटर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो भाई जल्दी से देखते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इस क्यू चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउटवर्ड होता है उस तरफ। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड आउटवर्ड इस तरफ बनेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड आउटवर्ड इस तरफ बनेगा, ठीक है। सबको समझ में आया, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। अब ट्रायंगल में ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है भाई, ठीक है। तो ये एंगल इसके डबल 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री बनने वाले, ये हम सबको पता होता है। ऑलराइट, ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये कैसे हुआ आपके पास, जैसे ये मिला है आपने, तो ये मिड से मिलेगा, ये 30 बचेगा। इक्विलेटरल में टोटल 60 होता है, इसको मिड से मिलाने के बाद ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो एक पूरे ट्रायंगल में टोटल तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये तो 60 हुआ, तो ये कितने का बचा, 120, ठीक है। इस तरीके से हर जगह 120 120 का एंगल आपके पास बनता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जरूरत पड़ती है वो पड़ती है के इंटू सोर्स चार्ज। सपोज करो इस वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोर्स कौन है, स्मॉल क्यू, अपॉन में डिस्टेंस का स्केल। डिस्टेंस क्या यूज़ होगा, ओ बी, ओ बी का स्केल। अगर आप इस वाले के लिए लगा रहे हैं तो ये भी क्या बनेगा, के क्यू इंटू डिस्टेंस का स्केल, ओ सी का स्केल हो जाएगा। अगर इस वाले में बात कर रहे हैं तो ओ ए का स्केल हो जाएगा। तो मेन आपको जो दिक्कत पड़ेगी वो ओ ए, ओ बी और ओ सी निकालने में, और ये तीनों बराबर ही होते हैं। किसी भी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर होते हैं। तो आपके पास एक चीज़ ध्यान देने, हर एक का फॉर्मूला क्या था, के इंटू चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्केल। या तो वो ओ ए का स्केल था, या ओ बी, या ओ सी। तो के सब में सेम है, के तो चेंज ही नहीं होता।
तीनों चार्जेस भी सेम है, क्यू भी सेम है, और मैं बोल रहा हूँ ओ ए ओ बी और ओ सी भी सेम होता है, कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस भी सेम होता है। तो ये तो तीनों चीज़ ही सेम है। अगर सेम है तो मतलब कि जो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाए थे इधर इधर और इधर, तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होने वाला है। E1 E2 E3 ये तीनों ही मैग्नीट्यूड में ही बराबर होने वाले हैं। तो इनको सपोज करो मैं किसी ई के ही बराबर मान लेता हूँ, तीनों बराबर ही है भाई, इसको भी ई मान लो, इसको भी ई मान लो, इसको भी ई मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक और चीज़ आपको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, या ओ बी या ओ ए या ओ सी, तो ये आप याद रखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होती है उसका 1/√3 टाइम्स ये होता है आपके पास। ठीक है, इसको आप हल्की सी ज्योमेट्री लगा के कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इधर, ये आपने ओ बी से ये सेंटर ये मिला दिया, ठीक है, ऑल राइट, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, ये ऐसा ये किया, ठीक है, ऐसा ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये एंगल कितने का बचा आपके पास 30 डिग्री, ये कितने हो गए आपके पास 90 डिग्री। और आपको पता है कि ये टोटल साइड ए थी, ये परपेंडिकुलर डालने के बाद ये बची आपके पास a/2। ठीक है, आपके पास बेस है, आपको ओ बी डिस्टेंस चाहिए, तो आप इस ट्रायंगल में cos 30 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, cos 30 क्या बनेगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो है a/2, हाइपोटेन्यूज है ओ बी। ठीक है, तो cos 30 आपके पास क्या बनेगा, cos 30 इक्वल टू, बेस था आपके पास a/2, हाइपोटेन्यूज आपको ओ बी निकालना था, तो ओ बी क्या बनेगा यहाँ से a/2 इंटू में cos 30 डिग्री, ये बना a/2, और cos 30 आपके पास कितना होता है √3/2, √3/2, तो ये आंसर आ गया आपके पास a/√3। तो ओ बी कितना निकल के आया a/√3। ऐसे ही ओ सी ओ ए ये सब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होती है उसका 1/√3 टाइम्स होती है। तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, डिस्टेंसेस आ गए, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गए, तो अब बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का टाइम आ गया। ओके, तो इसमें कुछ नहीं, देखिए आपके पास किसी भी दो को सोल्व कर लीजिए पहले। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ था इस बी की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सी वाले की वजह से ई उस तरफ था, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, सी वाले की वजह से उस तरफ था, मैग्नीट्यूड दोनों के ई हो गए थे, और दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पर एक्ट कर रहे हैं 120 डिग्री पर, और एक ए वाले की वजह से नीचे भी था, वो मैं इधर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो वेक्टर 120 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए पहले। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप सभी को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम सभी पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम सभी पढ़ के आए हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास भाई, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्केल प्लस सेकंड वेक्टर का स्केल प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज 120 डिग्री। कोस 120 -1/2 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको भाई सोल्व करना है बस आपको। ये क्या बनेगा 2e स्केयर प्लस 2e स्केयर इंटू में -1/2, तो ये आपके पास e ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन चलाएं तो आप देख सकेंगे कि इसका आंसर उतना ही आएगा, e यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, तो ये e के बराबर आ गया। मतलब कि जो एक वेक्टर इस तरफ था e, एक वेक्टर इस तरफ था e, 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे थे, इनका रिजल्टेंट भी e ही आया है। और रिजल्टेंट जब भी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल डायगोनल में उनके मिड पॉइंट पर जाता है। ऐसा 120 एंगल था तो यहाँ पे 60 पे जाएगा, और कितना आया है e। तो रिजल्टेंट का मतलब ही क्या होता है, रिजल्टेंट वो वेक्टर है जो अकेला ही उन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब उन दोनों वेक्टर्स को आप हटा भी दे और हटा के ये अकेला वेक्टर लगा दे तो ये बराबर काम करेगा, जितना वो दोनों नेट इफेक्ट दे रहे थे उतना ही ये अकेला उतना ही इफेक्ट दे रहा होता है। तो आप इस ई को और इस ई को हटा के उस अकेले से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो अकेला इस तरफ ई बन गया। ठीक है, और एक जो सोल होना रह गया था नीचे वाला ई, वो लिख दिया आपने। तो अल्टीमेटली देखो इसको और इसको हटा के मैंने इससे रिप्लेस किया है। ठीक है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट आपके पास ई के बराबर निकल के आए, तो इसको इसको हटा के ई लिख दिया, और एक ई पहले से ही नीचे था। अब आप नेट निकालेंगे तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। नेट निकालोगे तो ऊपर वाले में से नीचे वाला या नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे, तो ई माइनस ई आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना 0।
तो आपके पास मेथड यही रहेगा, किसी भी दो वेक्टर को सोल्व कर लो, उनके बीच में एंगल जो भी होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के, ठीक है, और फिर तीसरे के साथ उनका नेट रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो सेंटर पर कितना आया? 0। तो आप इसको याद ही रख लेना, रेगुलर बॉडी होगी तो सेंटर पर हरदम ही 0 आंसर आएगा आपके पास। ऑलराइट, ठीक है, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था। और अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये फिर से वही आपको सेंटर पे निकालना, आपकी बार स्केयर है, हर एक स्केयर है जिसकी साइड ए है, और आपको क्या निकालना है? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर से इस क्यू चार्ज की वजह से उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस क्यू की वजह से उधर, इस क्यू की वजह से इधर, इस क्यू की वजह से इधर। देखिए, जब भी आपके पास ऐसा पॉलीगन दे रखा हो जिसमें ओड नंबर ऑफ साइड्स हो, ठीक है, जैसे आपके पास ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे ओड नंबर ऑफ साइड है, 1 2 3, 3 साइड होती हैं, वहाँ पर तो विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है कि सेंटर पर 0 बनेगा भी या नहीं बनेगा कहीं पर, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहे होते उधर, ठीक है। पर अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ साइड्स वाले पॉलीगन है तो वहाँ पे तो देखते ही पता चल जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास स्केयर में देखते ही पता चल रहा है कैसे, ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इस पॉइंट पर इस क्यू की वजह से फील्ड जितना उधर लगेगा, इस क्यू की वजह से उस तरफ लग जाएगा। वो साफ ही दिख रहे, दोनों कैंसिल हो गए, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, और सेंटर से तो कॉर्नर का डिस्टेंस सेम ही होता है, ठीक है। तो हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, तो जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? के सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। के तो सबके लिए सेम है, चार्जेस भी यहाँ पर सबके लिए सेम है, डिस्टेंस भी सेंटर पर निकालना है, सेंटर का हर कॉर्नर से सेम है, तो सारी चीज़ तो सेम है, मतलब हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बस डायरेक्शन ही तो अलग है। तो इस क्यू का इस तरफ, उस क्यू का उस तरफ कैंसिल हो गया भाई, 0। ऐसा ही इन वालों को देख लो, इस क्यू का उस तरफ, उस क्यू का इस तरफ, ये भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 0 बनेगा सेंटर पे, वैसा ही दिख रहा है। तो इवन नंबर ऑफ साइड है तो देखते ही पता चल जाता है कि आपके पास नेट इफेक्ट 0 होने वाला है। जैसे आपके पास हेक्सागन में देख लीजिए, ठीक है, यहाँ क्यू चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज, क्यू 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 और क्यू, यहाँ सेंटर पर निकालना है। तो इन दोनों को देखो, इसकी वजह से उस तरफ, उसकी वजह से इस तरफ कैंसिल, ठीक है, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से उस तरफ कैंसिल, ठीक है, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ कैंसिल। तो देखते ही पता चल जाता है इवन नंबर ऑफ साइड में। फिर भी हम इसको मैथमेटिकली आपको सोल्व कर रहे हैं कि कैसे करेंगे इसको, 0 ऐसे प्रूव कर रहे हैं। तो चारों की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया पी क्यू आर एस की वजह से, ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा। पी की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैंने इधर ये रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। क्यू की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, ये हम याद कर लिए, क्यू की वजह से ये इधर रिप्रेजेंट कर दिया। पी वाले का नाम, पी की वजह से तो जो था उसका E1 नाम दे दिया, क्यू की वजह से जो था उसका E2 नाम दे दिया, ठीक है। और जो आपके पास आर की वजह से है, आर की वजह से उस तरफ होएगा, ये उसका E3 नाम दे दिया, और एस की वजह से जो है वो इस तरफ होएगा, उसका नाम E4 दे दिया, ठीक है। अब सभी को पता है कि एक स्केयर की जो डायगनल्स हैं वे एक दूसरे से 90 डिग्री पर कट करती हैं, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो को सोल्व कर लेंगे, फिर उन दो को सोल्व कर लेंगे, फिर दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको सोल्व कर लेंगे। तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इधर E2 था, इधर E1 था, और दोनों कितने पर एंगल कर एक्ट पर कर रहे हैं, 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। तो इनका पहले रिजल्टेंट अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक E4 इस तरफ है, E3 इस तरफ है, ये भी दोनों 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। फिर जो पिछले वाले केस का रिजल्टेंट आया और इस वाले का रिजल्टेंट आया, फिर उन दोनों का देखेंगे क्या होएगा, आपके पास ऐड होंगे या घटा होंगे, क्या होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपके पास इतना तो हम सभी को पता है कि देखो, ये साइड ए तो ये भी साइड ए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना बन गया, √2a, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको तो कॉर्नर से, एक कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस चाहिए, मतलब इसका हाफ चाहिए बस ये, तो वो कितना हो जाएगा, √2a का भी हाफ, ये हो जाएगा a/√2। तो किसी भी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस a/√2 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 है, साइड का 1/√2 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास के सेम
चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम और a/√2 डिस्टेंस भी सेम, सब कुछ सेम है। तो ये जो E1 E2 E3 4 लिखे हैं इन सब का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो E1 E2 E3 और E4 ऑल विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल है तो सबको हटा के E ही लिख लो, क्या जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं, सोल्व करते हैं। एक E इस तरफ, एक E इस तरफ और 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट का जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट वेक्टर का स्केयर प्लस सेकंड वेक्टर का स्केयर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोस 90 तो जीरो हो जाता है, ये बचा 2E स्केयर दैट इज इक्वल टू √2E। ठीक है, और E की वैल्यू √2 ये आया ना भाई, √2E दैट इज इक्वल टू √2E। E की वैल्यू क्या है, K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर, डिस्टेंस इज a/√2 का स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास 2√2 KQ बाई ए स्केयर आया, 2√2 KQ बाई ए स्केयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया। ऑलराइट, और फिर से मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो रिजल्टेंट हरदम मिड पॉइंट पर आता है। ठीक है, डायगोनल के अलोंग और मिड पॉइंट पर पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ चुके हैं। तो इनके बिल्कुल बीच में 90 का एंगल था तो 45 डिग्री पर बोल सकते हैं, ऐसा रिजल्टेंट दोनों का नीचे निकल गया। तो हमने अभी तक इस वेक्टर को और इस वेक्टर को सोल्व कर लिया है, इनका रिजल्टेंट निकल के आया है बिल्कुल बीच में, ये नीचे इस तरफ, इसका फॉर्मूला है 2√2 KQ बाई ए स्केयर, है ना। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, इन दोनों को हटा दो और ये अकेला वेक्टर लगा दो तो बात सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो इन दोनों को बाद में मैं हटा के बस इस अकेले से रिप्रेजेंट करूँगा। ऐसे ही आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, दोनों भी ये भी 90 डिग्री पे बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, E² प्लस E² प्लस 2E² कोस 90 ये जीरो हो गए, वो भी √2E आया। और उनका भी रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल बीच में जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास इन दोनों को हटा के तो मैंने ये एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे ही ऊपर वाले दोनों को हटा के ये एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी उतना ही आया जितना ये वाला था। तो नेट जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो नेट जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो एट द सेंटर फॉर ए रेगुलर पॉलीगन बॉडीज, वी ऑल नो दैट। ठीक है, ये आपके पास सेकंड था। वैसे आपको डायरेक्ट दिख रहा था कि जितना फोर्स ये क्यू इस तरफ लगा रहा है उतना ये इधर, जितना ये इधर लगा रहा है उतना ये इधर, फोर्स लगा लो या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, आपके पास नल पॉइंट ही मिलना था, जीरो ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना था सेंटर पर। ठीक है, इसके बाद ये सारा मैंने इधर शो कर रखा है। उसके बाद आपके पास होमवर्क में है आपको इस बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर। ठीक है, तो वैसे तो दिख रहा है भाई, जितना इधर उतना इधर, इतना इधर दिख रहा है आपके पास, बता चुका हूँ मैं ये, पर आपको जीरो आंसर आएगा, आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, सोल्व कर लेना इसको, होमवर्क में है ये आपके पास हेक्सेन के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 5, अभी हम इसी ज्योमेट्री वाले पे ही चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्केयर। फिर से स्केयर है, हर एक साइड ए के बराबर है और ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर में कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, इसको मीटर में कर लेंगे, 5 × 10⁻⁻, ठीक है 2, ठीक है, मीटर 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो और जो हर एक चार्ज जो रखा है उसका मैग्नीट्यूड है 1 × 10⁻⁸ कूलम। पर हर एक कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस नहीं रखे हुए हैं, ध्यान दो इधर, इस वाले कॉर्नर पर क्यू चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 × 10⁻⁸, तो इस पर -2Q है। ठीक है, तो -2 गुना इधर -Q है, माइनस का है, इधर +2Q है, इस तरीके से चार्जेस रखे हैं और सेंटर पर फील्ड पुछ है। तो ध्यान देना, अब की बार जो आंसर नहीं आएगा सेंटर पर, क्योंकि अब ये रेगुलर वाला काम नहीं रहा, ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड और नेचर अलग अलग है, तो वो रेगुलर वाला काम नहीं रहा, तो अब की बार जीरो होने के चांस नहीं है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करने से पता चलेगा। जीरो हो सकता है, वी डोंट नो कि कहाँ पर बैलेंस होगा, इधर उधर का बैलेंस हो भी जाए, जीरो हो सकता है, पर आप एक बार देखते ही जीरो नहीं बता सकते इस बारे में। ठीक है, सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा जीरो होगा या नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे में जब आपके पास रेगुलर बॉडी नहीं है तो जीरो होने के चांस नहीं रहते हैं। तो सोल्व कर लें भाई।
फिर से एक बात क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, कॉर्नर से सेंटर के डिस्टेंस a/√2 है। लास्ट लेक्चर में हो गया था हमारे पास a/√2। अब हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट ए वाले की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया, ए वाले की वजह से इधर E1 मान लिया। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होगा, इधर बना दिया। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए। अब देखो बी वाला माइनस का है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड इनवर्ड होता है, याद रखना। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था। तो जो बी वाले की वजह से फील्ड होगा वो ऐसा इनवर्ड इसकी तरफ होगा। तो E2 इज द फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, और वो इसकी डायरेक्शन ये है, इस तरफ। ठीक है, ऐसा ही आपके पास ये 2Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होगा, वो E3 मान लिया। ऐसे ही आपके पास ये वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, मतलब उसकी तरफ, ये वाला E4 आपने मान लिया। तो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से हो गए। और आप सभी को पता है डायगोनल एक दूसरे से 90 डिग्री पर कट करती है, तो ये सारे एंगल आपके पास 90 डिग्री है, ये भी पता है, डिस्टेंस भी पता चल गया। अब मेन मुद्दा रह गया कि सबका मैग्नीट्यूड देख लो इक्वल है। अगर सब इक्वल हुए तो डेफिनेटली दिख रहा है कि जीरो आंसर आने वाला है ना, पर ये इक्वल ही तो नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला है के इंटू सोर्स चार्ज, चार्ज की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू अलग अलग है तो आपके पास मैग्नीट्यूड सेम नहीं आने वाला। तो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले E1 को लिख लेते हैं। E1 किसकी वजह से था, इस वाले की वजह से। फॉर्मूला क्या बनेगा, के इंटू सोर्स चार्ज, किस वाले की वजह से, सोर्स कौन है, स्मॉल q, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको पता है a/√2 है, इसका स्केयर। तो ये कितना बचा आपके पास, 2kq/a²। ये तो आ गया आपके पास E1 की वैल्यू। फिर जब आप E2 की बात करेंगे तो E2 का फॉर्मूला क्या है, के इंटू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज आपके पास 2q है। कुछ बच्चे पूछेंगे माइनस क्यों नहीं लगाया, तो माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्शन हम पहले ही शो कर चुके हैं हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम वो डायरेक्शन पता है। अगर डायरेक्शन पता है तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। के इंटू सोर्स चार्ज जो कि 2q है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी a/√2 है, और उसका स्केयर। ठीक है, ये आपके पास ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 4kq/a², ये बन गया आपके पास। ऑलराइट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, E1 हो गया, E2 हो गया, E3 किसकी वजह से, 2q की वजह से। फॉर्मूला के इंटू 2q अपॉन में डिस्टेंस a/√2 का स्केयर, तो ये भी वही बन गया 4kq²/a²। इसी तरीके से E4 निकाल लेंगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको दिख रहा है कि E1 तो आपके पास 2kq, E2 ये, E3 ये, E4 ये। तो देखो इधर E1 और E4 सेम मैग्नीट्यूड के दिख रहे हैं, E2 और E3 सेम मैग्नीट्यूड के दिख रहे हैं। सेम मैग्नीट्यूड वालों को सोल्व करना ज़्यादा इजी रहता है ना, E1 और E4। ये देखो, ये E1 है, ये E4 है, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। E1 इज इक्वल टू E4। ठीक है, और दोनों कितने एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो इनको सोल्व करना ज़्यादा इजी है। रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों का, फर्स्ट वेक्टर का स्केयर प्लस सेकंड वेक्टर का स्केयर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कोस 90 डिग्री। कोस 90 वाला पार्ट तो जीरो हो गया, कोस 90 जीरो होता है आपके पास, तो ये बचा √E1 स्केयर प्लस E4 स्केयर, है ना। √E1 स्केयर प्लस E4 स्केयर, और E1 और E4 तो बराबर थे, तो किसी को एक दूसरे से रिप्लेस कर दो। E4 को मैंने E1 लिख दिया, तो ये बचा √2E1 स्केयर, तो ये बचा आपके पास √2E1, दैट इज √2 इंटू E1 की वैल्यू तो ये थी हमारे पास, इधर कितनी थी, 2kq/a²। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट कितना आया, 2√2kq/a², है ना। तो रिजल्टेंट, अच्छा दोनों वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते तो बिल्कुल डायगोनल के लोग ऐसा नीचे आता है। क्लियर, ये रिजल्टेंट आ गया आपके पास 2√2kq/a²। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही आपके पास E2 और E3 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट हम निकाल देंगे √E2 का स्केयर प्लस E3 का स्केयर प्लस 2 टाइम्स E2 E3 कोस 90 वाला पार्ट जीरो हो गया। ये भी आपके पास √2 टाइम्स E2 आ जाएगा, E2 या E3, √2 टाइम्स E2 की वैल्यू कितनी है, 4kq/a², है ना। तो ये 4√2 आ गया, और क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल थे तो ये भी डायगोनल के लोग आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, वो अकेला ही दोनों के बराबर इफेक्ट दे रहा है। तो नीचे वालों का ये ऐसा निकल के आया 2√2kq/a²,
ऊपर वालों का ये ऐसा निकल के आया 4√2 KQ/A² है ना। डेफिनेटली ऊपर वाला ज़्यादा है तो जीरो तो बनेगा नहीं। तो नेट क्या बनेगा आपके पास, ऊपर वाला जो रिजल्टेंट था और माइनस नीचे वाला जो रिजल्टेंट है, जो भी इनके नाम दिए हैं R1 R2 उनको घटा देंगे, नेट रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा, है ना। ये इधर सोल्व भी कर रखा है आपके पास, तो ये इधर आपको दिखा दिया। इधर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से आपका जो भी Q की वैल्यू है, K की वैल्यू, K की वैल्यू क्या होती है भाई, फर्स्ट लेक्चर में भी बात हुई थी, 9 × 10⁻⁹। Q आपको दे रखा है 1 × 10⁻⁸, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो कि होता है 5 × 10⁻² मीटर। सब की वैल्यू रखें और आपके पास 16 ये आ जाएगा। और आप सभी को बताएं, एक आदमी को अगर दो तरफ से खींचा जा रहा है तो वो उस तरफ खींचता है जिस तरफ का फोर्स ज़्यादा हो। अगर इधर 10 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, तो वो 10 न्यूटन की तरफ खींचेगा, कितने के फोर्स से, 10 - 5 के से। तो एक जो आपके पास आंसर निकल के आएगा, ऊपर वाला ज़्यादा था नीचे वाला कम था, तो ज़्यादा वाले की तरफ नेट इफेक्ट बन के आने वाला है। तो जो आपके पास रिजल्टेंट जो लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसा ऊपर की तरफ ही बनेगा 45 डिग्री, ओ ए के साथ या ओ बी के साथ, जिसके साथ भी आप बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार जीरो नहीं हुआ क्योंकि रेगुलर बॉडी नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्वेश्चन नंबर आपके पास होमवर्क में है। क्वेश्चन 6 आपको दे रखा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC जिसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है और दो चार्जेस इतने इतने मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड के A और B पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको C पर निकालना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड आपको दे रखी 5 सेंटीमीटर। सपोज करो ये A है, ये B है, तो दोनों पर चार्ज दे रखा है। आप पर C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी, ठीक है। तो A की वजह से आउटवर्ड, B की वजह से आउटवर्ड, ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो दो वेक्टर 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे, तो ईजी सा बनेगा आपके पास, है ना। नेक्स्ट वाला आपको फिर से होमवर्क में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपके पास एक पेंटागन है और पेंटागन के हर एक साइड पर इक्वल चार्जेस रखे हैं, तो आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। फिर से रेगुलर बॉडी है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, ठीक है। पर ये आपके पास वो ओड इवन वाले तरीके से देखें तो ओड नंबर ऑफ साइड्स है, तो इसमें डायरेक्ट कैंसिल नहीं होते दिख रहे, ऐसा नहीं हो रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल हो गया, इसका इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होते नहीं दिख रहे। तो आपको इसको सोल्व करके देखना है कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इवन नंबर साइड्स में तो डायरेक्ट दिख जाता है आपको जीरो आता, इसमें नहीं दिख रहा है जीरो आता, ठीक है। तो इसको सोल्व करके देख लेंगे होमवर्क में आपका। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास एक पेंटागन है और अब की बार इसके चार ही क्वेश्चन में 3 पार्ट बना दिए, एक आप होमवर्क में करेंगे। इसकी इस पे इन चार साइड पर तो चार्ज रखा है, इक्वल चार्ज रखा है। इस डी वाली साइड पर कोई चार्ज नहीं रखा है। सेंटर पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो निकाल लेंगे, तो उसके बेसिस पर इसको समझेंगे हम, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। तरीका तो देखिए, आप पूरा का पूरा हर एक E1 E2 E3 E4 लिखिए, बीच में सेंटर पर सब की वजह से निकाल दीजिए। ये बड़ा बड़ा मेथड भी कर सकते हैं, पर हमने एक कंसेप्ट यहाँ पे एक सीख लिया है। द कंसेप्ट इज़ फॉर सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए आपके पास जो उनका सेंटर रहेगा, या फिर बोलो रेगुलर पॉलीगन्स के लिए जो ज्योमेट्रिकल सेंटर रहेगा, वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनने वाला है ना। तो हम उस कंसेप्ट का इधर यूज़ करेंगे, ठीक है, उस वाले कंसेप्ट का इधर यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट कर लें। देखिए इस वाले को, अगर इस पॉइंट पर, इस डी वाले पॉइंट पर भी एक क्यू चार्ज आ जाता तो सेंटर पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये हम पिछला क्वेश्चन जो आप सोल्व करेंगे उसमें पता लग जाएगा, या पता ही है हमको रेगुलर बॉडी में सेंटर पर जीरो आंसर आने वाला है ना। तो क्यों ना इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाए, हम यहाँ पे क्यू चार्ज रख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैथ्स का सिंपल सा रूल है कि भाई जो चीज़ दी है उसको लेना भी पड़ेगा। अगर कुछ किसी इक्वेशन में +2 किया है तो -2 भी करना पड़ेगा, है ना। अगर 2 से भाग किया है तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है। तो अगर आप यहाँ पे क्यू चार्ज कंसीडर कर रहे हो तो इसको वापस भी लेना पड़ेगा, -q भी रखना पड़ेगा इधर। तो हम क्या कर रहे हैं, जो डी पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा था वहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि एक -q और +q चार्ज रखा हुआ है।
ठीक है, बात तो वही होगी ना, जीरो चार्ज रखा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर जीरो ही कर देंगे उस पॉइंट पर, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको कंसीडर करने में। तो सोल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास, मैंने उस क्वेश्चन में क्या किया, जो डी पॉइंट था ये, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया और एक माइनस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया। ये चार्ज मैं पहले ही रख चुका था तो यहाँ पे नहीं दिखाने हैं आपको, ठीक है। तो उस जो पूरी प्रॉब्लम थी उसको मैं ऐसे दो पार्ट में ऐसा शो कर सकता हूँ कि जो डी पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं था, वहाँ पे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज मान लिया। प्लस वाला मैंने अलग से दिखा दिया, माइनस वाला ये अलग से दिखा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका और इसका दोनों का मिलके सेंटर पर बनेगा वो नेट आंसर बनेगा। पर इस वाले का तो हमको पता है जीरो आंसर होता है, तो इस वाले का तो जीरो आंसर हो गया सीधा सीधा, ठीक है। तो प्लस इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इसका नाम दे, E1 E2 जो भी है वो निकालना है बस। अब यहाँ पे बचा ही क्या आपके पास, एक माइनस क्यू चार्ज है और इससे ये ओ डिस्टेंस है, ठीक है। और ये भी दे रखा है सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस ए के बराबर है, ठीक है। तो बस आपको ये प्रॉब्लम बनी क्या आपके पास, एक पॉइंट चार्ज से ए डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो सीधा सा फॉर्मूला होता है के इंटू सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्केयर। और क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं, तो ये इनवर्ड मतलब चार्ज की तरफ, तो जो डायरेक्शन आएगी आपके पास ये टुवर्ड्स ओ डी आ जाएगी, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो इजी सा था, हमने यूज़ किया सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोल लीजिए जो कंसेप्ट था हमारे पास पॉलीगन वाला वो वाला। इसी में अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, फिर से चार्जेस दे रखे हैं हर एक साइड ए की, कॉर्नर से कॉर्नर से डिस्टेंस सेंटर का ए दे रखा है आपको, है ना। और अब की बार जो ये डी पॉइंट था, इधर जो चार्ज दे रखा है नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। फिर से वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, अगर यहाँ प्लस का क्यू होता तो सेंटर पर जीरो हो जाता, तो बना लो वही प्लस का क्यू बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस क्यू को प्लस का क्यू बनाना है तो क्या करेंगे बताइए, ठीक है। माइनस क्यू को प्लस क्यू बना दो, ठीक है। देखिए आपको चाहिए तो इधर माइनस क्यू ही, पर आप चाह रहे हो इसको यहाँ पे एक क्यू चार्ज भी रख लूँ मैं, तो अगर मैं क्यू माइनस टू क्यू रख देता हूँ इधर, एक क्यू का चार्ज और एक माइनस टू क्यू का चार्ज, तो दोनों जुड़ के तो बनता तो माइनस टू क्यू ही है ना। तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो, जो ये माइनस क्यू चार्ज है ये ऐसे नहीं रखा हुआ, यहाँ पर एक माइनस टू क्यू चार्ज रखा है और एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, दोनों मिलके कितना बनाएंगे भाई, माइनस क्यू बन गया। बात तो वही रही ना आपके पास, ठीक है। माइनस टू क्यू और क्यू दोनों को जोड़ो तो टोटल चार्ज तो माइनस क्यू ही है। तो आप इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में रिप्लेस कर सकते हैं, एक जहाँ पे इधर प्लस क्यू चार्ज रखा है और एक जहाँ पे यहाँ पे माइनस टू क्यू चार्ज रखा है, सिमिलर, ठीक है। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है ये हमारे पास, तो ये ज़रा सा छोटे से हिस्से में मैंने कर दिया। एक इस प्रॉब्लम को आप कैसे कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे एक में क्यू चार्ज रखा है, एक में माइनस टू क्यू चार्ज रखा है, बाकी मैंने इधर शो कर दिया तो इधर शो नहीं करने हैं, ठीक है। अब दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने वाला है दोनों की वजह से बनने वाला है, इसका तो जीरो होगा, ये तो हम कर चुके हैं, इसका निकालना रह गया, ये वही केस हो गया आपके पास। एक टू क्यू चार्ज से ए डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, फॉर्मूला क्या है के इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। डायरेक्शन वो वाली होती है जिस तरफ माइनस टू क्यू है तो इनवर्ड, मतलब कि इस तरफ डायरेक्शन होगी बस, ठीक है। आप इसको आई जे के की टर्म में भी दिखा सकते हैं, अगर ऊपर वाला वाई एक्सिस प्लस जे लेते हो तो नीचे वाला माइनस जे होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के इंटू में टू क्यू अपॉन ए स्केयर इंटू में माइनस का जे का, वेक्टर फॉर्म में भी, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यही था, ठीक है। ये आपके होमवर्क में है, अब की बार इस पॉइंट पर माइनस थ्री क्यू चार्ज रखा है, ऑलराइट, माइनस थ्री क्यू चार्ज रखा है, तो इसको आप देख लेना किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, आंसर आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म पे देख लेते हैं, और या फिर बोल लो ऐसा ही है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। देखिए क्वेश्चन और भी बहुत सारे बन रहे थे, पर इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने में बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कुछ ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं धीरे पढ़ा रहे हैं, उस पर आप कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ए क्यूब ऑफ साइड ए, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है,
हैज़ पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू। देखिए वैसे ही बता देता हूँ, एक क्यूब है, उसके हर कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्जेस रखे हैं एक्सेप्ट दी ओरिजिन। ओरिजिन पर माइनस क्यू रखा है, जो ये ओरिजिन है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, बाकी सब जगह पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। और आपका जो बिल्कुल क्यूब का सेंटर होता है, जैसे आपका रूम है, क्यूब होता है रूम, क्यूब शेप का जनरली रहता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब लगा लो, तो उसके सेंटर पर बिल्कुल आपके रूम के जो सेंटर है हवा में, ठीक है, उधर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, ये जेड एक्सिस। ऐसा नहीं है कि ये एक्स ले लोगे ये वाई ले लोगे, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर रहता है, ये एक्स ये वाई तो फिर ये जेड। ओके, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है बस, और आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक चीज़ और, जब भी आपको 3 डायमेंशन में बात चलने लग जाए, हवा में बात हो रही है ना, अगर हवा में एक चार्ज रखा है, तो ये बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ में भी हमने कंसेप्ट किया था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ऐसा क्यूब वाला एक क्वेश्चन किया था, और मैंने उधर बताया था कि जब भी 3 डायमेंशन केसेस होंगे तो वेक्टर फॉर्म में डील कीजिएगा आप, ठीक है, वेक्टर में ईजी रहती है 3 डायमेंशन प्रॉब्लम्स करनी। तो 3 डायमेंशन में आपको देखो वेक्टर फॉर्म कराया था, मैं एक बार फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, के इनटू में जो भी सोर्स चार्ज है वट एवर इट इज़, और यहाँ पे आता था पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज पहले है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल टेस्ट चार्ज माइनस टेस्ट चार्ज वो पोजीशन है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब टेस्ट वाली पोजीशन, ठीक है, माइनस सोर्स वाला पोजीशन वेक्टर, और नीचे क्या था आपके पास, इन्हीं का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है, इन्हीं के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, के इंटू सोर्स चार्ज, ये वो पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, ये वो पोजीशन है जहाँ पर सोर्स चार्ज था उसका पोजीशन वेक्टर, और नीचे उन्हीं चीज़ के मैग्नीट्यूड का क्यूब है, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं इस वाली ये भी क्या आपके पास एक रेगुलर बॉडी है, अगर रेगुलर हो जाती है, अगर यहाँ पर ओरिजिन पर भी प्लस क्यू चार्ज होता तो इसमें भी हम रिप्लेस कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे आपको माइनस क्यू चार्ज दे रखा है उसको आप प्लस का बना सकते हो, ठीक है, कैसे बना सकते हो, इसको माइनस टू क्यू और प्लस क्यू लिख लो, तो बनेगा तो ये ओवरऑल आपके पास माइनस क्यू ही। तो मैं एक क्यूब ऐसा मान लूँगा जिसमें एक क्यू चार्ज और एक माइनस टू के चार्ज, इस तरीके से इस कंडीशन को रिप्लेस कर देंगे, लेट रिप्लेस द चार्ज माइनस क्यू बाई माइनस टू क्यू प्लस क्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो एक तो आपके पास ये कंडीशन बनी, एक क्यूब जिसमें सारे ही चार्जेस आपके पास वर्टिसेस पे प्लस क्यू रखे हुए हैं, और एक ये ओरिजिन पे माइनस टू क्यू वाला है, दो केस बन गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से निकलेगा, इसकी वजह से ये तो रेगुलर बॉडी है, और आप सभी को पता है रेगुलर बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। देखिए क्यूब में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं सेंटर पर निकालना, जब सब जगह पे आपके पास इक्वल चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल नेचर के चार्जेस रखे हैं, तो सेंटर पर जीरो आंसर आएगा, बट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो आप इसको डायरेक्ट सिमेट्री से याद रख लेना, सेंटर पर जीरो बनने वाला है जब आपके पास सब जगह पे चार्जेस बराबर रहेंगे, है ना। अब बस केस क्या बना आपके पास, ये ओरिजिन पर एक माइनस टू क्यू चार्ज रखा है, और ये जो सेंटर है बीच में ओ, वहाँ ओ या जो पी पॉइंट जो भी निकाल लो उस पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको डिस्टेंस चाहिएगा, पोजीशन वेक्टर वगैरह चाहिए। तो देखिए एक बार आप सभी को पता है कि क्यूब का जो सेंटर होता है ये वाला, इसके पहले पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ओरिजिन को तो सबको पता है 0 0 0 होते हैं, तो ओरिजिन की पोजीशन जहाँ पे सोर्स चार्ज रखा है उसकी पोजीशन तो आपके पास कितनी है, वो आर नोट से डिनोट कर लेते हैं, या फिर जीरो लिखा हुआ ना, नोट लिखा, तो जीरो आई कैप, वेक्टर फॉर्म तो ऐसे ही लिखी जाती है, एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ, ठीक है, तो ओरिजिन पे तो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, ये भी जीरो, तो आर नोट तो ये बन गया। अब आपको पोजीशन लिखनी है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब इस पी पॉइंट पर। आप सभी को बताइए ये बिल्कुल रूम का सेंटर है, इधर ये एक्स एक्सिस भी आधा यही है, हाफ में है ना ये बिल्कुल, तो एक्स भी आधा है, ये वाई भी आधा होता है, ये बिल्कुल बीच में आके ऐसा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, और जेड भी आधा है, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a/2, साइड का आधा है ना, साइड ए के बराबर है, हर एक साइड ए के बराबर है, a/2 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 ये कोऑर्डिनेट्स है, और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो पोजीशन वेक्टर आर पी कैसे लिखी जाएगी, a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप
प्लस ए बाई टू के कैप। ये तो सबको पता है भाई, एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप और के वाले के साथ के कैप लगा देते हैं। आई जे के आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन होती है आपके पास, आई कैप है तो एक्स डायरेक्शन है, वाई कैप है तो जे कैप है तो वाई डायरेक्शन है, के कैप है तो जेड डायरेक्शन है ना। तो भाई आपको पता चल गया दोनों का कि आर पी कितना है और आर नोट कितना है। ये फॉर्मूला था भाई, ये बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। के इंटू क्यू सोर्स चार्ज, आर पी पोजिशन, वो पोजीशन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर जो कि इतना था, फिर सॉरी इतना था। आर नोट ये ओरिजिन वाले जहाँ पे सोर्स चार्ज था उसकी पोजीशन ये थी, और इन दोनों का आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो आर पी माइनस आर नोट, आई वाले में से आई वाला घट गया, जे वाले में से जे वाला, के वाले में से के, ये बच गया। फिर आपको नीचे इनका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर, के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर। तो ये किया आपने, आई का कोफिशिएंट है ए बाई टू, जे का भी ए बाई टू, ये भी ए बाई टू, तो इन सब के स्केयर किए, ये आपके पास √3 ए बाई टू आ गया, है ना। मैग्नीट्यूड भी आ गया, सब कुछ आ गया। आपको के पता है, क्यू पता है, ये पता है, ये पता है, इसका क्यू करना है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो के, अच्छा क्यू की जगह -2 क्यू आया भाई, याद है ना आपको, ये यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन था, -2 क्यू, तो -2 क्यू आ गया। फिर आर जो इन दोनों के आर नोट माइनस आर पी करना था, तो वो आर नोट माइनस आर पी, या आर पी माइनस आर नोट वो इधर रख दिया जो वैल्यू थी। नीचे उसका मैग्नीट्यूड था और उसका क्यूब था, नीचे उसके मैग्नीट्यूड था और उसका क्यूब था। तो बस इसको सोल्व करके इधर लिखा, ये तो 1/4 आप लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल नंबर 9। जो आपको होमवर्क दिया है उसको सोल्व करेंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक और पार्ट, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें रहते हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज़ में भी रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उसके लिए डेडिकेटेड होगी। सारे न्यूमेरिकल्स मैं नहीं कराने वाला हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट होंगे मेरे को कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, थैंक यू।